हेलो, ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिस्कशन करेंगे। आगे के लेक्चर में हमने बहुत सारी डिटेल्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में समझ ली होंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आपके सामने ये आ रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन enthalpy values in kilojoule per mole of group 13 elements are given. How would you explain this deviation from the general trends? Exercise 19 नंबर का क्वेश्चन है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ग्रुप में जनरल ट्रेंड्स याद कर लो, तो सिंपली साइज इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम और गैलियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। और आप ये देख लो वैल्यूज, तो ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। सेम वे ए वैल्यू भी देख लो, तो यहाँ पे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम टू थैलियम इंक्रीज होती है और गैलियम और इंडियम के बीच में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हम सही तरीके से लिखेंगे ऐसे। On moving down a group, ionization enthalpy generally decreases due to increase in the atomic size and shielding effect. पर होता क्या है? तो ये जो हो रहा है वो भी लिखेंगे। Thus on moving down group, ionization enthalpy decreases from boron to aluminium, but gallium has higher ionization enthalpy than aluminium. तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है वो समझना है। तो हमें यहाँ पे एक तो साइज, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग इफेक्ट, तीन पॉइंट पे कंसंट्रेट करना होगा। तो ये सभी के लिए हमें सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। अगर आप जानते हो तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। यहाँ पे आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टडी किया जाए तो समझ में क्या आ रहा है? तो फर्स्ट बात है साइज। तो देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, साइज तो इंक्रीज हो ही रही है। साइज इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ आपको शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में सोचना होगा और शिल्डिंग इफेक्ट के ऊपर से इफेक्टिव चार्ज भी समझना। जनरल हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे काउंट करते थे? तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में क्या होता था? 13 प्रोटॉन अपॉन 13 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 काउंट करते थे। सेम वे गैलियम की बात कर लेंगे तो गैलियम में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में तो सेम बात होती है। 31 गैलियम में प्रोटॉन होते, 31 इलेक्ट्रॉन होते, तो भी आंसर 1 आना चाहिए। और एक तरीका है उसको सोचने का, थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, क्या बोल रहा हूं? उसके अंदर वाली सभी ऑर्बिटल जो कंप्लीट फील्ड है, संपूर्ण भरी हुई ऑर्बिटल्स, उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इतने प्रोटॉन को इनर्ट कर देते, क्योंकि ये अंदर भरी हुई जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एज अ शिल्ड बिहेव करेगी।
और जितने जितने इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इतना शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। अंदर वाली ऑर्बिटल्स के कंप्लीट भरे हुए इलेक्ट्रॉन की बात है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, पर एल्यूमिनियम का टोटल प्रोटॉन कितना होता है? 13 प्रोटॉन होता है। तो इफेक्टिव प्रोटॉन उस तरीके से भी 1 यूनिट मिले। तो गैलियम में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि फॉर एफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाए तो 13 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली साइड है, प्रोटॉन 31 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट आना चाहिए। और यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही? ये जो मैंने 13 इलेक्ट्रॉन लिखे वो सभी सील के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हो उतने ही प्रोटॉन इनर्ट होते। तो ऐसा क्या हो रहा है ये भी हमें समझना होगा। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि अंदर वाले जो 3D के 10 इलेक्ट्रॉन है वो मतलब 3D ऑर्बिटल्स की सिल इफेक्टिव नहीं होती, अर्थात तो वो सिल करता ही नहीं। 3D ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से सिल होता ही नहीं, कवर बनता ही नहीं। प्रोटेक्ट आउटर मोस्ट मतलब कवर बनता ही नहीं, ऐसा ही सोच लो। तो बेसिकली हमने जो 13 इलेक्ट्रॉन काउंट की, इसमें से हमें 10 इलेक्ट्रॉन और कम कर देने पड़ेंगे। 20 इलेक्ट्रॉन ही सिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इफेक्टिव हो जाएंगे। तो नेचुरली गैलियम में इफेक्टिव प्रोटॉन 3D इलेक्ट्रॉन की सिल में इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से बढ़ जाता है। गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D इलेक्ट्रॉन का सिल में इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से बढ़ जाता है। आउटर मोस्ट का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इसकी वजह से गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो इसको सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, देखो, द शिल्डिंग प्रोवाइडेड बाय d इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट वेरी इफेक्टिव। समझ लिया? These electrons do not shield the valence electrons very effectively. वैलेंस मतलब ये वाला 4p, उसको these electrons do not shield the valence electron very effective। तो इसकी वजह से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। देखो, as a result the valence electrons of gallium experience a greater effective nuclear charge than those of aluminium। इसी की वजह से हो क्या रहा है? गैलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आएगा गैलियम से इंडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे आईएन में 4D है, 3D है, इसमें भी 3D है। ये इफेक्ट तो इक्वल इक्वल निकल जाए। और जैसे 4 ऑर्बिट, कौन से? 4th ऑर्बिट पूरी 5f के पहले आ जाती है। इसका मीनिंग यहाँ पे इंडियम की साइज तो बढ़ ही रही है और साथ साथ में जो न्यूक्लियस का इसका न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन है वो 4p का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन है उसके कंपैरेटिवली कम हो रहा है और सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही। तो इसके बारे में ज्यादा ना सोच के स्टेटमेंट ऐसे ही आपको याद रख लेना होगा। फर्दर मूविंग फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, the ionization enthalpy decreases due to an increase in the atomic size and shielding। तो यहाँ पे पूरा एक ऑर्बिट बढ़ने की वजह से सिल
न्यूक्लियर चार्ज की कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव है और उसी की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। पर इंडियम और थैलियम के बीच में क्या फर्क है? तो सेम वे यहाँ पे 4f में 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ये भी सील्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसकी सील्डिंग इफेक्टिव नहीं। पर सेंटर में बहुत सारे प्रोटॉन उसकी वजह से बढ़ जाते हैं, 14 प्लस 10 24। ये तो ही, पर ये सब की इफेक्ट और इस सब की इफेक्ट तो सिमिलर है, तो इसकी कंपैरिजन नहीं करेंगे। किसमें? इंडियम और थैलियम के बीच में 3d 3d 4d 4d की इफेक्ट सिमिलर है, कंपैरिजन नहीं करेंगे। और थैलियम में एक और 4f ऑर्बिटल्स ऐड हो जाती, कंप्लीट फील्ड। पर सील्डिंग इसका भी इफेक्टिव नहीं है, 5d का सील्ड भी इफेक्टिव नहीं। पर इसके सील्ड इफेक्टिव ना होने के बावजूद सेंटर में तो प्रोटॉन बढ़ेंगे ही, और प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अथवा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन बढ़ जाता है और नेचुरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। देखो इसको लिखा ऐसे जाएगा, बट ऑन मूविंग फ्रॉम indium to thallium, the ionization enthalpy again increases in the periodic table. Thallium follows after 4f and 5d electrons. The shielding provided by the electrons in both these orbitals, मतलब 4f and 5d, is not very effective. Therefore, the valence electron is 6p, held quite strongly by the nucleus. Hence, the ionization enthalpy of thallium is on the higher side. तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, आपके सामने पूरा आंसर है। चलो क्वेश्चन, वुड यू expect the first ionization enthalpies for two isotopes of the same elements to be the same or different? Justify your answer. आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली सेंटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट करती है। मतलब फिर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली किसकी वजह से होती है? तो सेंटर में अथवा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। तो आप आइसोटोप ले लो, जैसे कार्बन ले लेता हूं, कार्बन 12 और ये नहीं 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 कार्बन 6 तो अब देखो तो इसमें प्रोटॉन दोनों में सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर है। ये तो जो एटॉमिक मास का चेंज है इज अ ड्यू टू न्यूट्रॉन। तो सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लिखेंगे ऐसे। The ionization enthalpy of an atom depends on the number of electrons and protons of that atom. Now the isotopes of an element have the same number of proton and electrons. Therefore, the first ionization enthalpy for the two isotopes of the same element should be the same. तो एक्सरसाइज का 25 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलो इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे। कंसिडर द कंसिडर द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन गिवन बिलो। आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दे रखी हुई है। पिक अप द करेक्ट आंसर। Which of the above configuration is associated with highest and which is associated with lowest ionization energies? Or arrange this configuration in order of increasing ionization energies.
अब आयोनाइजेशन एनर्जीज का अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है उसकी डिटेल अगर आप जानते हो तो इसका आंसर इजीली दे दोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो तो मुझे यहाँ पे ऑर्बिट देखनी पड़ेगी, ए सेकंड ऑर्बिट। चलो सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन नहीं 7 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या कर रहा हूं, ये सेकंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है पर इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। सेकंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड ऑर्बिट है और 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे देखा जाएगा, जो सेकंड ऑर्बिट है इसका मतलब है सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड के रहेंगे, और पीरियड में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे, साइज डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो हमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसमें एक पीरियड की बात करेंगे सेम, तो एक्स की सबसे ज्यादा रहेगी, और इसके बाद वाई की, और इसके बाद जेड की। और ए जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा आर की लगेगी। NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इजीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। अब ये थर्ड ऑर्बिट है, तो नेचुरली सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की साइज बड़ी होती है, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो सबसे बड़ा होगा। दूसरी बात, NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी साइज तो सबसे कम होने वाली है। तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा XYZ। यहाँ पे Q की साइज सबसे कम रहेगी, R की साइज सबसे ज्यादा रहेगी, तो उसको देखते जाएंगे, ऐसे लिखा जाएगा। पूरा मैंने समझा लिया है, आप अपने हिसाब से सोच के उसको लिख सकते हो। तो फाइनली हमारा आंसर है, पूरी डिटेल्स आप उसको समझ के लिख सकते हो, वही पॉइंट टू पॉइंट। आउट ऑफ Na plus and Na which has higher ionization energy, explain why। सिंपली दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। Na 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, Na 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहे, तो आउटर मोस्ट का अट्रैक्शन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन Na प्लस पे ज्यादा रहेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी Na प्लस की ज्यादा रहेंगी, ऐसे लिखा जाएगा। Na plus has higher ionization energy than any। Na plus and Na are isoelectronic species. However, the nuclear charge in Na plus is more than in Na. Hence, the electrons are more tightly held in Na and it has higher ionization energies। तो आंसर आपको मिल चुका हुआ है। नेक्स्ट, the ionization energy of lithium is given kilojoule per mole. Calculate the amount of energy required to convert 70 milligram of lithium atoms in gaseous state into Li plus ion। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ही यही है, गैसियस स्टेट में Li है, उसमें से हमें Li प्लस बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन एक रिलीज होगा, और इसके लिए हमें कितनी एनर्जी, प्लस 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमें लिथियम कितना दिया हुआ है, 70 मिलीग्राम, तो ये किलो जूल पर मोल है, तो हमें 70 मिलीग्राम का मोल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ लिथियम क्या होगा, मिलीग्राम का पहले तो ग्राम में कन्वर्जन करो, और लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मोल।
अब आप रेशियो ले सकते हो इसका, 1 मोल इतनी तो इतने मोल कितनी, तो आपका आंसर आएगा 5.9 किलो जूल एनर्जी चाहिए आपको। तो इसको ऐसे सिंपल ही कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, डिटेल्स में आपके सामने सॉल्यूशन है। The ionization potential of hydrogen is 13.6 electron volt. Calculate the energy required to produce H plus ions from 0.5 gram of hydrogen atom in kilojoule per mole. तो सिंपली एक तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो जूल पर मोल। तो ये रेशियो मैंने आगे आपको समझा दिया था। और फिर ए एच हाइड्रोजन एटम्स दिया हुआ है वो ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन एटम्स का मोल कितना होता है, तो एटॉमिक मास 1 है तो वो 0.5 मोल है। तो जितना भी पर मोल आ रहा है उसको इसके हिसाब से कैलकुलेट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप देख लो रिएक्शन, इसके बाद कन्वर्जन 96.49 किलो जूल पर मोल। अब मोल देख लो, ये पर मोल आंसर है, पर आपका कितना है 0.5 मोल ही है, तो आंसर इसका आधा हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो 656.2 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। चलो, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट गैलियम हैज स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम ऑल्दो इट ऑक्यूपाइज लोअर पोजीशन इन ग्रुप। तो इसका डिटेल में डिस्कशन कर लिया हुआ है। सिंपल स्टेटमेंट आप देख सकते हो, आंसर ऐसे भी लिख सकते हो सिंगल लाइन में। हेलो, चलो इसके बाद का क्वेश्चन, out of Al plus and Mg plus which has higher ionization enthalpy। उसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछा जाएगा, out of Al and Mg which has higher second ionization enthalpy। दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, Al प्लस बनेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और Al प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालो तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम बोला जाएगा। Mg प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालो तो इट्स कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो एक कंपैरिजन करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन याद कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे 3s2 दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन किसमें से हम निकाल सकते हो वही आपको सोचना है। तो इसके इनर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो तो ns2np6 होना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो Mg प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी Al प्लस से कम होगी। दूसरी बात, इसमें ns2 दो इलेक्ट्रॉन है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अथवा तो सेंटर में एल्यूमिनियम में कंपेरेटिवली प्रोटॉन मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, देख सकते हो कैसे लिखना है। नेक्स्ट, arrange carbon, nitrogen, oxygen and fluorine in the decreasing order of their second ionization energies and explain briefly। तब सिंपली हमें क्या करना होगा, तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पॉजिटिव आयन बनाओ तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और पॉजिटिव आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है तो सब में यूनिपॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी जाएगी, जैसे C प्लस Na प्लस O प्लस एंड F प्लस ऐसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखो तो इजीली आपको कंपैरिजन करने का रहेगा।
अब होता क्या है, देखो सभी में सेकंड ऑर्बिट है, सेंटर में देखो तो प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो पीरियड की तरह ही सोचो तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रूटीन के हिसाब से इसकी होनी चाहिए, इसके बाद इसकी, इसकी और इसकी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रूटीन शेड्यूल ए होगा F प्लस O प्लस Na प्लस C प्लस हरो। और यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन में p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन O प्लस की स्टेबल, तो उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन F प्लस की इसके ऑक्सीजन से कम होगी, तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा F प्लस O प्लस N प्लस और C प्लस। इसको हम चेंज करके O प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, पर हमें तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फ्लोरीन की लिखनी है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस ऑर्डर में आ जाएगी आपकी। प्रॉब्लम्स कुछ हर बार हम ऐसे ही क्वेश्चन ला रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपको देखना, खुद डिसाइड करना है। विच एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगी, तो आंसर सोचो, हम ला भी रहे। अमंग द अल्कली मेटल्स व्हिच एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कली मेटल में फर्स्ट ग्रुप सोचो किसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगी। इसके बाद arrange each of the following sets of elements in the increasing order of their ionization energies, तो ये सभी की ionization energies आपको लिखनी है। out of Na and Mg which is higher second ionization energies, ये भी आंसर देना है।